हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ओजोन वाइब्स। कुछ भी कभी भी कहीं भी, तो आज इस कुछ भी और कभी भी और कहीं भी के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में काफी सारे लोगों को बिल्कुल भी सही जानकारी नहीं है, एटलीस्ट मुझे भी नहीं है। तो आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ होम्योपैथी, और हम बात करेंगे एक होम्योपैथी डॉक्टर के साथ में और जानेंगे कि कितना होम्योपैथी सेफ है और कितना अनसेफ है, किन किन बीमारियों में ये सक्सेस है और किन बीमारियों में ये सक्सेस नहीं है। क्या एलोपैथी से बेटर होम्योपैथी है या होम्योपैथी भी एलोपैथी की तरह कोई साइड इफेक्ट छोड़ता है? तो चलिए मिलते हैं यहाँ पर हम होम्योपैथी डॉक्टर के साथ में। डॉक्टर पवन बंसीवाल से मिलेंगे, उनकी क्लिनिक कहाँ है सब कुछ साथ साथ बताऊंगी आपको। तो चलिए मिलते हैं और बात करते हैं आज होम्योपैथी के टॉपिक पर। कुछ भी कभी भी कहीं भी में आज हम मिलेंगे तुलसी क्लिनिक पर डॉक्टर पवन बंसीवाल। तो चलिए चलते हैं क्लिनिक के अंदर और कुछ चर्चा करते हैं होम्योपैथी के ऊपर डॉक्टर पवन के साथ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पवन बंसीवाल और मेरे क्लिनिक का नाम है तुलसी क्लिनिक, तुलसी होम्योपैथी क्लिनिक नाम से है। आज जो हम बात करने वाले हैं ना, तो सबसे पहले बाकी चीजों पे बात करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि होम्योपैथी एक्चुअली है क्या, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक को एक्चुअली होम्योपैथी का मतलब पूरी तरह से समझ में नहीं आता है। होम्योपैथी एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी इन्हीं की तरह एक पैथी है। और एलोपैथी को एक अलग पैथी दी हुई है। उसके अलावा आयुष नाम सुना होगा आपने। आयुष में जो भी पैथी आती है, जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, तो इन पर्टिकुलर शॉर्ट नेम से आयुष विभाग नाम दिया है। तो उसमें ना सारी पैथी, इसमें आयुष में सारी पैथी शामिल है, जिसमें होम्योपैथी भी एक बड़ी पैथी है। लीडिंग रोल इसमें आयुष में आता है इसका। होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जिसमें लगभग आयुर्वेद के समान ही मेडिसिन सारी एक जैसी होती है, बट आयुर्वेद में रोग मेडिसिन ज़्यादा काम में लेते हैं। जैसे आयुर्वेद में रोग एकदम सीधी डाइट दवाई अपन ज़्यादा काम में लेते हैं, जैसे मान लो कि पाउडर फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में, इस तरह से। लेकिन होम्योपैथी में क्या होता है, जितनी भी मेडिसिन है, जैसे तुलसी है, तुलसी को आयुर्वेद में रो डाइट काम में लेते हैं, लेकिन होम्योपैथी में इसको प्रोसेस करके डाइल्यूट करके, डाइल्यूशन बोलते हैं, डाइल्यूशन काम में लिया जाता है। इसका बहुत बार प्रोसेस होता है, उसके बाद में काम में लिया। एक सवाल और करूंगी मैं, ये तो आपने मुझे होम्योपैथी के बारे में बताया। होम्योपैथी की जो मेडिसिन है, जैसे एलोपैथी की फैक्ट्रियां वगैरह लगी हुई है, तो उसमें, और आयुर्वेदिक में जैसे जड़ी बूटियों से लोगों को पता है कि जड़ी बूटियों से दवाइयां बनती है। ये होम्योपैथी की जो मेडिसिन है ना, वो एक्चुअली में उनमें किन चीजों का रोल है? जैसे एक उदाहरण तो आपने तुलसी का मुझे दे दिया, उनके अलावा जैसे होम्योपैथी की बारीक बहुत ऊंची गोलियां होती है, तो इनके अंदर जो मेडिसिन होती है वो किन चीजों से, क्या सारे नेचुरल यानी कि प्राकृतिक चीजों से बनी होती है? होम्योपैथी में आयुर्वेद की तरह ही मतलब जितनी भी ये अपने प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी पत्तियां हैं, मतलब पेड़ पौधों से ही बनती है दवाइयाँ। बट होम्योपैथी में कुछ थोड़े लार्ज स्केल में मेडिसिन, उसको ना अपन मेटल से दवाइयाँ बनती है, जैसे सोने, चांदी, तांबे से दवाइयाँ बनती है। और आयुर्वेद में कुछ कहीं स्वर्ण भस्म नाम से, जैसे मान लो कहीं यूज लेते हैं। बट होम्योपैथी में जीव जंतुओं से भी दवाई बनती है। जैसे उनका मतलब डाइट नहीं, बट बहुत ही ज़्यादा एक छोटा सा हिस्सा काम में लेके। एक एग्जाम्पल है एपिस मेलिफेरा। एपिस नाम की एक मेडिसिन आती है। इसमें होम्योपैथी का एक सिद्धांत है, सिमिलर चीज से सिमिलर चीज को काटती है। जैसे एपिस है, एपिस मतलब मधुमक्खी के डंक से दवाई बनती है। जैसे मान लो कि अपने को उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे मधुमक्खी ने अपने को काटा, तो जहाँ पे काटा वहाँ पे अगर मान लो रेडनेस है और थोड़ा दर्द है और थोड़ी सी हल्की सी सूजन है,
तो उस जो सिम्टम इस मधुमक्खी के काटने से आए, उसी जो है ना उसके प्रोसेस की हुई, बहुत बार प्रोसेस होता है, डायरेक्ट काम में नहीं ली जाती है मधुमक्खी के डंक को, बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस करके उसको डाइल्यूशन में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि डाइल्यूशन में कुछ ऐसे बेस मिलाए जाते हैं जिससे मेडिसिन होती है वो मतलब सालों साल खराब नहीं होती है, जैसे मतलब 10, 15, 20 साल तक खराब नहीं होती है होम्योपैथी मेडिसिन। डाइल्यूशन और मदर टिंचर थोड़ा सा कम प्रोसेस किया होता है और डाइल्यूशन को बहुत ज़्यादा प्रोसेस किया जाता है। तो एपिस मेलिफेरा एक एपिस नाम की मेडिसिन है, उसको मतलब अपन डायरेक्ट होम्योपैथी में एक मधुमक्खी के डंक से बनती है। इसी तरह से जीव जंतुओं से कई प्रकार की दवाइयाँ बनती है। लगभग कितनी बीमारियों का इलाज जो है, कितनी बीमारियों का इलाज इसमें कवर हो जाता है होम्योपैथी में? देखो हर पैथी की अपनी अपनी एक लिमिटेशन है। जैसे मान लो कि एलोपैथी कई बार अपन देखते हैं कि इमरजेंसी में काम नहीं आता, इमरजेंसी के एलोपैथी के अलावा इमरजेंसी में कोई काम की नहीं है। वैसे ही दूसरी पैथी आयुष में जो भी आती है वो इमरजेंसी में अपन, जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया, या किसी भी टाइप का इस तरह से कोई इंजरी हो गई जिसमें तुरंत इलाज की जरूरत है, जैसे हार्ट अटैक हो गया इस टाइप से, तो इसमें एलोपैथी के अलावा दूसरी कोई पैथी काम नहीं आएगी। वैसे ही कोई पुरानी बीमारी, क्रोनिक डिजीज, जैसे लंबी बीमारी, जैसे मान लो महीने 2 महीने और सालों से कोई बीमारी है, उसमें एलोपैथी काम, अच्छा मेडिसिन जरूर होती है लेकिन अपन देखते हैं कि बहुत बार काम नहीं आती, मेडिसिन काम नहीं करती, अपने को फर्क नहीं पड़ता, अपने को लेनी पड़ती है, ये चीजें हैं। और मोस्टली जो है होम्योपैथी कहाँ पे सक्सेस है? होम्योपैथी क्रोनिक डिजीज, पुरानी बीमारियों में कई जगह सक्सेस है। जैसे अपन कोई भी, जैसे स्किन डिजीज हुई और जिस तरीके से पुरानी बीमारियां जितनी भी है, जैसे आजकल की न्यू जनरेशन को पिंपल्स वगैरह हैं, उसमें क्या होम्योपैथी सक्सेस है? बिल्कुल। मैंने कई लोगों से सुना है कि इस डिजीज में काफी सारे जो है होम्योपैथी की तरफ जो हमारी न्यू जनरेशन है वो निकल रही है। उसका रीजन क्या है? वो पहले जो था एलोपैथी की क्रीम वगैरह जो यूज करते थे, उसकी बजाय उस तरफ ना जाके होम्योपैथी की तरफ जो झुकाव हो रहा है वो क्यों? होम्योपैथी की और झुकाव इसलिए है क्योंकि होम्योपैथी का एक, मैं आपने देखा होगा, कई लोगों से सुना होगा, आजकल काफी लोग यूज ले रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, विश्व में होम्योपैथी सेकंड नंबर पर सबसे लार्जेस्ट यूज करने, सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली दवाइयों में से होम्योपैथी दवाई सेकंड नंबर, क्योंकि एलोपैथी सबसे ज्यादा इसलिए काम में ली जाती है क्योंकि वो इमरजेंसी में काम में ली जाती है। तो वैसे ही अपन आजकल उपयोग इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये साइड इफेक्ट नहीं करती। एलोपैथी में ये होता है कि अगर मान लो कोई लंबी बीमारी में कोई अगर ज्यादा काम में ले ली मेडिसिन, तो कहीं कहीं WHO के अपन आजकल न्यूज देखते हैं कि जैसे मान लो रेजिस्टेंस कर जाती है, कि मान लो काफी बार दवाइयाँ, रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि दवाई अपन काम में ले रहे हैं तो धीरे धीरे एलोपैथी में वो काम करना बंद कर देगी आपके शरीर के ऊपर। जैसे कई बार WHO ने भी बोला है कि काफी मेडिसिन काम नहीं आ रही है, जैसे मान लो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कर जाती है, इस तरह से। कहने का मतलब है कि एलोपैथी के साइड इफेक्ट ज्यादा है, हाँ, बजाय और कुछ डिजीज के अंदर, और बजाय होम्योपैथी एक लिमिट से ज्यादा अपन अगर ले ले, जैसे हफ्ते भर, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर से ज्यादा अगर अपन एलोपैथी मेडिसिन ले ली तो धीरे धीरे वो रेजिस्टेंस कर जाएगी। तो रेजिस्टेंस का मतलब है कि वो आपके ऊपर काम करना बंद कर देगी या फिर बहुत ही ज्यादा मुश्किल से काम करेगी, मतलब बहुत ही ज्यादा हाई डोज लगानी पड़ेगी। वैसे ही होम्योपैथी में ऐसा है कि होम्योपैथी के एक अच्छी चीज ये है कि वो काम करेगी तो कर लेगी, लेकिन चुपचाप पड़ी रहेगी, नुकसान नहीं करेगी अपनी बॉडी को। सबसे अच्छी चीज ये है। जैसे एलोपैथी में, जैसा कि आपने बताया कि किसी को कार्डियक अटैक आया है या कोई रोड एक्सीडेंट है, तो आपके कहने का मतलब है कि इनका जो तुरंत इनको इलाज चाहिए वो होम्योपैथी में अभी तक अवेलेबल नहीं है। उसमें बहुत ही अच्छी जैसे सुपीरियर, जिनकी अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत ही जबरदस्त, जैसे मतलब अपने इंडिया में काफी माने हुए काफी डॉक्टर थे, तो मतलब काफी कैसी भी कंडीशन में होम्योपैथी का मतलब यूज किए हुए हैं, उनके पास इस टाइप के एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे, केस मिल जाएंगे जिसमें वो इमरजेंसी में भी काम में लेते हैं। बट एलोपैथी की बराबरी फिर भी नहीं कर सकते इमरजेंसी में, मैं इस चीज को मानता हूँ। रिस्क नहीं हाँ, लेना चाहते, हाँ, और रिस्क कोई भी नहीं लेना चाहता, भी नहीं करेंगे रिस्क, कि हाँ, ऐसी चीजों में आप होम्योपैथी का रिस्क लें। हाँ, जब भी कोई जरूरत हो, इतनी इमरजेंसी हो, तो उस समय एलोपैथी की तरफ भी मैं तो कह रहा हूँ इमरजेंसी में एलोपैथी से बराबरी कोई नहीं कर सकता, और क्रोनिक में होम्योपैथी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। पुरानी बीमारियों में वो साइड इफेक्ट भी नहीं करेगी और आपका काम भी निकल जाएगा और ठीक भी हो जाओगे कोई भी चीज। आपको इस फील्ड में कितना टाइम हो गया, कितने टाइम का एक्सपीरियंस? मुझे लगभग 7 से 8 साल इस फील्ड में हो गया, मतलब ना मुझे प्रैक्टिस करते हुए हो गया। प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी। और 7 से इन 8 सालों में
किस तरह के होम्योपैथी के आपके पास में मरीज ज्यादा आए हैं, जिनकी हम कर सकते हैं कि अगर आपने महीने में अगर 100 पेशेंट भी देखे हैं तो उसमें से 70% इस डिजीज के आपके पास में ज्यादा लोग आते हैं? ऐसी कौन सी डिजीज? देखो ये हमारा एक बैड लक की है, क्योंकि हमारे पास में ऐसा होता है कि अक्सर लोग ना एलोपैथी पहले लेते हैं और फिर सेकेंडरी अदरपैथी में आते हैं, तो वो कई बार हमारे पास टास्क हो जाता है एक तरह से कि ठीक करना ही पड़ेगा और पेशेंट भी परेशान हो चुका होता है। तो होता यूँ है कि ना वो पहले है ना केस बिगाड़ देते हैं मरीज, और एलोपैथी क्रोनिक मामले में क्रोनिक डिजीज में अगर बहुत बार क्या होता है कि सबसे पहले प्रायोरिटी एलोपैथी को ही देता है, और प्रायोरिटी देता है तो इस बीच जो बीमारी अगर ठीक तो नहीं हो रही होती, उस बीच में ना बीमारी बिगड़ती जाती है, और उसके बाद में लास्ट में जब ऑप्शन होम्योपैथी से तो फिर हमारे एक चैलेंज भी मिल जाता है और हमें उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसे ठीक करने के लिए काफ़ी। लेकिन आपके पास में मेरा सवाल अभी भी वही है कि आपके पास में कौन से डिजीज के लोग ज्यादा आए हैं, कौन सी ऐसी बीमारी है? स्किन डिजीज के ज्यादा आते हैं, और जिससे पेट की रिलेटेड बीमारी है, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, को भी बना, हाँ कब्ज है, हाँ स्किन डिजीज है। स्किन डिजीज में सारी चीजें आ गई, जैसे पिंपल्स है, एक्ने पिंपल्स और दाग वगैरह पुराने जो भी है, काफी पुराने लंबे बीमारियों के, माइग्रेन, हाँ माइग्रेन के भी आते हैं। और माइग्रेन के बारे में एक आपको स्पेशलिटी बता दूं कि माइग्रेन में कि एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप देखेंगे, आप किसी से पता करेंगे तो माइग्रेन में हमेशा डॉक्टर आपको, पहले आप एलोपैथी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो सीटी स्कैन और ये करवाते हैं, उसके बाद पेन किलर लिखते हैं। पेन किलर इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है, आप भी जानते होंगे। एक्चुअल में होम्योपैथी में सिम्टम बेसिस दो तरह से ट्रीटमेंट होता है, सिम्टम बेसिस और एक क्लासिकल होम्योपैथी, जिसमें आपके काफ़ी सिम्टम्स वगैरह और पूरी आपकी पुरानी हिस्ट्री वगैरह पूछ के वो मेडिसिन देते हैं। इसमें होम्योपैथी में काफ़ी 100% इस चीज़ का ट्रीटमेंट है माइग्रेन जैसी बीमारियों में। माइग्रेन हो गया और स्किन डिजीज के आपके पास ज्यादा है। जी। अब बात कर रही हूँ मैं कि जैसे किडनी स्टोन के भी काफ़ी। किडनी स्टोन मतलब फर्स्ट स्टेज पे किस साइज का किडनी स्टोन जो है आपकी मतलब होम्योपैथी वो डिपेंड करता है कि उसकी एनाटॉमिकल अभी कंडीशन कहाँ है, मतलब अपन स्टोन की। मेरा सवाल ये है कि जैसे किडनी स्टोन में मल्टीपल किडनी स्टोन है या फिर कोई एक स्टोन है, उसके ट्रीटमेंट में होम्योपैथी को कितना टाइम लगता है? जैसा कि एलोपैथी में तो ऑपरेट होता है, यहाँ आजकल जैसे लेजर वगैरह आ गया है तो इमीडिएट 24 या 12 घंटे में पेशेंट को छुट्टी भी ले ली जाती है। तो होम्योपैथी कितना टाइम लेता है? लगभग 3 महीने अपन मान के चलते हैं, 3 महीने। और उस समय जो एक क्रोनिक पेन होता है पेशेंट को, जैसे कि काफी पेशेंट ऐसे होते हैं स्टोन के कि इमीडिएट इतने तेज दर्द से आते हैं हम क्या करते हैं, तुरंत में कुछ हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो काफ़ी ऐसे मरीज होते हैं, जैसे काफ़ी ऐसी बीमारी होती है जिसमें अपने को मरीज है ना, जैसे पेन को टॉलरेट नहीं कर पाता, तो उसके लिए हम डाइट बंद नहीं करते हैं एलोपैथी मेडिसिन को, उसको हम धीरे धीरे कम करते जाते हैं, फिर अल्टरनेट डे, फिर उसके बाद में टोटल पूरी बंद कर देते हैं। जैसे मान लो हम उसको एसओएस में रखते हैं, एसओएस मतलब जब जहाँ जरूरत हो तब लो, बाकी उसको नहीं लेनी है मेडिसिन को। इस स्टोन वाले प्रोसेस में क्या स्टोन मतलब किस तरह से आउट होता है, वाया यूरिन या किस तरह से, या वो ब्रेक किस तरह से होता है? मुझे थोड़ा इसका प्रोसेस। उसमें ये है कि अपन जब हम मेडिसिन देते हैं और मरीज जब मेडिसिन लेता है तो जैसे बर्बेरिस वल्गेरिस है, कुछ लाइकोपोडियम है, कुछ इस टाइप की मेडिसिन है, कैंथेरिस है, जो इसके पथरी वाले बीमारियों में काम आती है। वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे ये स्टोन को गलाने का काम करती है, उसको इतना छोटे टुकड़ों में वो मतलब वो पेशाब के साथ में निकाल देती है, और ब्लड हाँ पेशाब के रास्ते वो उसको गलाने का काम करती है। अच्छा, एक चीज और पूछूंगी मैं कि वेट लॉस या वेट गेन करने के लिए होम्योपैथी कितना इसमें फायदेमंद है, या इसमें ये सही है या नहीं है? इसमें जो आप वेट गेन या वेट लॉस के लिए सबसे पहले बताइए कि क्या इसमें इसका इलाज हो जाता है? देखो इलाज इसमें सक्सेस रेट का मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि देखो ना मेडिसिन सब ना ये है, सब में है ना, हर चीज़ की मेडिसिन है एलोपैथी में, और एलोपैथी के अलावा होम्योपैथी में भी सब तरह की मेडिसिन मिल जाएगी आपको किसी भी बीमारी की। बट ये है कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें सक्सेस रेट, जैसे मान लो मोटापा है, किसी की आनुवंशिकता भी हो सकती है और रीजन कुछ भी हो सकता है, तो पहले अपन ना होम्योपैथी में ये चीज़ है उस डिजीज की जड़ को ख़त्म किया जाए, ये बीमारी हुई कैसे। अगर किसी बीमारी की वजह से अगर मोटापा है
पहले उस बीमारी को खत्म किया जाएगा होम्योपैथी में, उसके बाद में ऑटोमेटिकली हो जाए। और अगर फीमेल्स की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में कोई होम्योपैथी कितना सक्सेस है? देखो इसमें फीमेल्स प्रॉब्लम में सबसे पहले मैं इस चीज़ को बता दूं कि एलोपैथी में मैं कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं ताकि नॉलेज भी मिले, और ये सब चीज़ें हर मरीज को जानने का हक भी होता है, और हर कोई नहीं बताता इस चीज़ को। देखो क्योंकि इसमें फीमेल्स प्रॉब्लम में जैसे ल्यूकोरिया है, ल्यूकोरिया जैसे सफ़ेद पानी की शिकायत हुई, मेंसेज की शिकायत, डिलेड मेंसेज, और मतलब काफ़ी शिकायत हुई, तो इस तरह के मरीज मेरे पास में आते हैं। और लेकिन एलोपैथी में इन चीज़ों का ट्रीटमेंट, इसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है। हार्मोनल ट्रीटमेंट मैं नहीं समझता आगे चल के दिक्कत कर सकता है। जैसे मान लो किसी को इम्पोर्टेंसी की शिकायत हो सकती है, आगे बच्चा नहीं होना, वो दिक्कतें आगे सामना करना पड़ सकता है अगर हार्मोनल ट्रीटमेंट की बात करूँ तो। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी होती है, सिम्टम बेसिस भी ट्रीटमेंट होता है, और उसमें काफ़ी मेडिसिन ऐसी है जो परफेक्ट एकदम 100% उस चीज़ का सोल्यूशन निकालती है। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताइए कि इसमें बॉडी स्टेमिना के, जैसे जिम वगैरह जाते हैं या किसी को कमजोरी फील हो रही है तो मल्टीविटामिन एलोपैथी में जैसे होते हैं, तो वो जो मल्टीविटामिन है काफ़ी गैस्ट्राइटिस की भी कभी कभी प्रॉब्लम कर जाते हैं एलोपैथी के अंदर, तो इस होम्योपैथी में इन चीजों का भी कोई ट्रीटमेंट है? किसी को अपना बच्चे से लेकर, आजकल देखिए जैसे बच्चों को स्कूल का इतना बर्डन रहता है, तो कई पेरेंट्स ऐसे भी आते हैं कि इसका बॉडी स्टेमिना कम है, तो कुछ जो हम एलोपैथी दे के बच्चे कड़वी भी होती है, क्योंकि मल्टीविटामिन मतलब सारी मल्टीविटामिन जहाँ तक मैं जानती हूँ कि सारे थोड़ा सा कड़वापन लिए हुए होते हैं बच्चों के, तो क्या होम्योपैथी में ये वाला मल्टीविटामिन बच्चों के लिए कुछ ऐसा अवेलेबल हो सकता है? बिल्कुल, होम्योपैथी में काफ़ी मेडिसिन है, बट देखो मैं दो तरह इसमें आजकल क्या है, कंपनियां, काफ़ी कंपनियां जैसे SBL है, ब्रैक्सन है, या होम्योपैथी की कंपनियां हैं, ये कॉम्बिनेशन जैसे मतलब एक तो इस तरह की मेडिसिन है जो ये सिंगल मेडिसिन है। एक क्या होती है कि 4-5 मेडिसिन को मिला के कंपनियों ने एक कॉम्बिनेशन बना दिया, मतलब जिसमें खूब सारी कॉम्बिनेशन आ गए, वो मतलब उसी पे वर्क करेंगे। जैसे मान लो कि भाई किसी का कोई वीकनेस, काफ़ी पतला है ना, उसको मतलब अपना वजन बढ़ाना है, तो उसमें ना उससे रिलेटेड जो मतलब वो काम करेगी, सारी मेडिसिन के कॉम्बिनेशन मिला के आजकल दवाई आ गई है। इसमें सबसे मेन बात करूँ तो अल्फा करके एक मेडिसिन आती है जिसका काम है वजन बढ़ाने का और भूख लगाने का ना। हाँ, उसमें क्या होता है, ये काम करती है मेडिसिन, तो आजकल वो साइड इफेक्ट भी नहीं करती और अपना काम भी कर लेती है। मल्टीविटामिन के नाम पे जैसे ऐसी मेडिसिन दी जाती है कि जिससे जो है बच्चों को या बड़ों को भूख लगे, और भूख लगेगा तो वो बार-बार खाएंगे तो नेचुरली वेट लगेगा। और लोगों के माइंड में ये है कि होम्योपैथी में यही है कि मीठी गोलियां, एक्चुअल में क्या होता है, मीठी गोलियां मेडिसिन नहीं होती है। इस बात पे मैं आऊंगी कि ये मीठी कैसे किया जाता है, और इन मीठी गोलियों को क्या शुगर पेशेंट को भी आप जो टैबलेट्स वगैरह देते हैं, कई लोग आपके पास डायबिटिक पेशेंट भी आते होंगे, तो क्या उनको भी इस तरह की मीठी गोली दी जाती है? एक्चुअल में मीठी गोलियां शुगर पेशेंट को कोई नुकसान नहीं करती, क्योंकि वो मीठी जिससे मीठी होती है, जैसे अपन काफी लोग उसमें चाय में एक वो डालते हैं स्वीटनर डालते हैं, तो वो मतलब होम्योपैथी में एक ये मीठी गोलियां एक्चुअल में गोट मिल्क से बनती है, बकरी के दूध से, उसमें ऑटोमेटिकली थोड़ा नेचुरली मीठापन आ जाता है, उसमें कोई भी ये प्रोसेस्ड मतलब जो नुकसान करे इस टाइप की ऐसी कोई चीज़ नहीं है ना। और ये इसलिए दी जाती है, लोगों के माइंड में है कि मीठी गोलियां होम्योपैथी। एक्चुअल में क्या हुआ, थोड़ा जमाना बदल गया है, आजकल कंपनियों ने पैकिंग दवाइयाँ बनाने शुरू कर दी, कॉम्बिनेशन मिला के शुरू कर दिए बनाने। इसके अलावा क्या होता है कि कई बार वो कॉम्बिनेशन जो हमको चाहिए, मेडिसिन किसी मरीज को देना है, और वो कॉम्बिनेशन उस कॉम्बिनेशन में नहीं है, वो मेडिसिन उस कॉम्बिनेशन में नहीं है, तो हमारे पास होते हैं डाइल्यूशन, जो मैंने पहले भी बताया था। जैसे मान लो डाइल्यूट करके मेडिसिन तैयार की जाती है, जो हमारे पास में पहले से मौजूद होते हैं, उन डाइल्यूशन को हम मीठी गोलियों में डालते हैं ताकि डोज डिसाइड हो सके। जैसे मान लो अपन डाइट लेंगे तो वो थोड़ी प्रोसेस होती है, अपने को हर किसी को लेने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि थोड़ा टेस्ट और थोड़ा सा तीखापन होता है ना, ताकि जबान पे लगाते ही थोड़ा जलेगा, तो इसलिए अपन मीठी गोलियों में डालते हैं ताकि डोज, अपन हर चीज़ को डोज के हिसाब से लेंगे। जैसे दिन में 2 से 3 बार ले लिया तो डोज पहुंचेगी बराबर और पेशेंट ठीक हो जाएगा। डायबिटिक पेशेंट के लिए कितनी कारगर है? क्या ये एलोपैथी के बराबर ही शुगर कंट्रोल कर लेती है? देखो उसी में भी एक लिमिटेशन है। टाइप 1 में एक लिमिटेशन है कि उसको आप रेंज में ला सकते हैं, पूरी ख़त्म नहीं कर सकते। कोई काफ़ी ऐसी बीमारियां जिनको एक सपोर्ट ज़रूरी है,
मतलब है ना आयुष मेडिसिन का, जैसे होम्योपैथी मेडिसिन का सपोर्ट जरूरी है। तो सपोर्ट में क्या है, वो रेंज में रहेगी शुगर, साइनोसाइटिस, जुकाम, बुखार नॉर्मल अगर होता है, बिल्कुल कितनी कोई भी पुरानी बीमारी, जैसे मेरे पास है ना एलर्जिक राइनाइटिस, जैसे 12 मास नाक चलती है, किसी को आंखों में पानी आता है, तो उसके लिए भी बेस्ट मेडिसिन है मेरे पास। काफी मरीज ठीक भी हुए हैं, तो काफी अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, होम्योपैथी का हमारे जो देश में क्रेज आया ना, वो आया है पिछले दिनों जो हमारे देश में कोविड आया। कोविड के टाइम पे होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, इन चीजों पे बहुत ज्यादा जोर था कि आयुर्वेदिक का काढ़ा है, होम्योपैथी की तरफ भी लोग भाग रहे थे और एलोपैथी की तरफ भी आ रहे थे। लेकिन इन चीजों को, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक को काफी ऊपर तक जो है इसमें सक्सेस रेट इसकी बढ़ गई थी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक। तो उस समय कोविड में ये होम्योपैथी क्या वाकई में सक्सेस रहा? क्या ऐसे पेशेंट आए जो आपके ट्रीटमेंट के बाद में जो सीवियर कोविड से आए हों और वो ठीक हुए? मेरे पास काफ़ी ऐसे मरीज थे जिनको काफ़ी प्रॉब्लम थी, जैसे चेस्ट में प्रॉब्लम थी ना, मतलब उनको बुखार वगैरह टूट नहीं रहा था। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, मेडिसिन धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है या फिर काफ़ी हाई डोज देनी पड़ती है। उसमें एलोपैथी के साथ में मैंने काफ़ी पेशेंट को होम्योपैथी दी, उससे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला पेशेंट को। उससे बीमारी जैसे मान लो कि ज़्यादा लंबे टाइम से खिंच रही थी, वो उसमें काफ़ी कम टाइम में ठीक हो गए काफ़ी मरीज। इस तरह से सपोर्ट तो कहीं ना कहीं होम्योपैथी अगर फर्स्ट स्टेज, किसी भी बीमारी का फर्स्ट स्टेज पे अगर आपके पास पेशेंट आता है तो कवर अप उस बीमारी को करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और थर्ड या थोड़ा सा आगे जाके वो थोड़ा सा लेट आता है तो थोड़े से चांसेस जो है उसका कम हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी ऐसा हुआ है कि कोई जैसे नॉर्मल बुखार वाला, खांसी वाला पेशेंट आया तो आप उसको मैक्सिमम कितने दिन की मेडिसिन दी? देखो, नॉर्मल बीमारियों में जैसे मान लो कि मुझे एकदम 4-5 दिन तो मिनिमम लगने ही लगने हैं। मतलब जैसे थर्ड डे अगर पेशेंट आपके पास में वापस आता है, कोई भी मरीज, कि उसकी जो खांसी घटने की बजाय अगर बढ़ जाती है या फीवर जो है वो घटने के बजाय, और जैसे पहले दिन में अगर 3 बार आ रहा है वो पूरा दिन रहने लगता है, तो क्या आपने कभी ऐसा किया है कि उसे एलोपैथी की तरफ आपने उसको रेफर किया? नहीं, देखो जनरली है ना, इन छोटी छोटी बीमारियों में तो मुझे रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जहां पे होम्योपैथी 4, 5, 6 या 10 दिन के बाद में फेल हो जाती है और आप एलोपैथी की तरफ उसका झुकाव करते हैं? जैसे काफी ऐसी बीमारियां होती है जिसमें लिमिट, मैंने कहा ना, हर पैथी की एक लिमिट होती है। जैसे अपेंडिक्स हुआ, हर्निया हुआ, कुछ ऐसी कंडीशन में पहुंच जाता है। तो एक यही अपेंडिक्स पे मैं आपको रोकूंगी। जैसे अपेंडिक्स का पेन, यानी कि पेट दर्द का कोई पेन आप लेके आपके पास में तो पेशेंट आया, आपको कैसे पता लगता है कि ये एक जनरल पेन है या फिर ये एक सीवियर कोई अपेंडिक्स भी हो सकता है? देखो, हमें मतलब ना MBBS की तरह ही हमारे भी सेम उसी तरह के सिलेबस और उसी तरह की पढ़ाई होती है। सारी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब तरह से पढ़ाई जाती है। देखो, एनाटॉमिकली हमारी बॉडी में अपने एब्डोमेन को 6 रीजन में बांटा गया है। इस तरह से 6 रीजन, मतलब 9 रीजन में बांटा गया है, 3 ऊपर, 3 बीच में और 3। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हर ऑर्गन की एक अपनी अपनी पोजीशन होती है, पोजीशन होती है। और तो फिर पोजीशन होती है तो पोजीशन के अकॉर्डिंग जैसा मरीज बताता है किस तरह का पेन है, अपन पेन फिर आपके कहने का मतलब है कि जिस तरह एलोपैथी में डॉक्टर क्लिनिकल जो चेकअप करता है, उसी से आपको भी पता लग जाता है कि ये अपेंडिक्स ही है। हाँ, और वैसे ही हम लोगों को देखो हिस्ट्री लेनी पड़ती है और पूछना पड़ता है, तो हमें भी इस चीज का पता लगाना पड़ता है और फिर सोनोग्राफी और रिपोर्ट्स वगैरह देख के फिर हम उसके फाइनल। वही मैं कह रही हूँ कि जब आपके पास में इस तरह का, आपको अगर आप मान लीजिए क्लिनिकल चेकअप से आपको पता लग गया कि ये अपेंडिक्स के चांसेस लग रहे हैं, तो क्या आप भी इसे एलोपैथी की तरह इसकी टेस्टिंग के लिए इस पेशेंट को भेजते हैं? देखो, एलोपैथी की तरह मतलब जैसे हर चीजों में ना, देखो बना टेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो टेस्ट से ये पता लगाते हैं परफेक्ट क्या भी ना। जैसे मान लो सोनोग्राफी से काफी चीजें पता लग जाती है। अगर स्टोन वाला पेन है तो स्टोन की अलग मेडिसिन होगी, अपेंडिक्स का पेन है और वो टॉलरेट कर पा रहा है, इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, तो हम उसके लिए मेडिसिन देंगे। और रेफर करने के लायक है पेशेंट, टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, मरीज को रिस्क में नहीं डालना चाहिए कभी भी। यहाँ पर मतलब ये मैं बताना चाहूंगी सबको कि चाहे होम्योपैथी हो या एलोपैथी हो, अगर टेस्टिंग तो हमारे लिए जो प्रोसेस है वो दोनों में सेम है, लैब टेस्ट है, क्योंकि कोई भी इलाज बिना टेस्टिंग के हो ही नहीं सकता। क्योंकि आजकल कंक्लूजन तभी कंक्लूजन में पहुंच पाएंगे कि भाई कभी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आज का जो जन धारणा है, एक आम जन धारणा है, तो जैसा कि अपन ने डिस्कस किया कि टेस्टिंग कितना जरूरी है किसी भी डिजीज तक जाने के लिए।
तो जनधारणा ये बनी हुई है कि बेकार के टेस्ट लिखती है, फालतू के टेस्ट लिखती है, तो क्या ये लैब टेस्ट और ये क्या बेकार के होते हैं या ये इनकी वाकई में किसी भी डिजीज को जानने के लिए वाकई जरूरत है? नहीं, कई बार बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि हमें इस निष्कर्ष में पहुंचना पड़ता है ना जनता को जागरूक, यानी कि सब जने जितने भी मेरे दर्शक मुझे देख रहे हैं सब्सक्राइबर, उनको जागना बहुत जरूरी है। देखो, सब डॉक्टर्स एक जैसे नहीं होते। काफी डॉक्टर्स काफी सीरियस उस बीमारी के तह तक पहुंचने के लिए सहारा करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब इस पैसे को बदनाम करने को होता है, उसी वजह से होता है क्योंकि ना वो साथ में ना अपना बजट, मतलब पैसे मरीज का वो बजट बढ़ाने के लिए वो 1-2 टेस्ट एक्स्ट्रा डाल देते हैं, कहीं जरूरत नहीं होती। जैसे कई बार अपने को जरूरत इतनी ही है, जैसे 2 या 3 टेस्ट से काम चल सकता है, उससे अपन उसके निष्कर्ष में पहुंच सकते हैं कि कौन सी बीमारी है, उससे अपना पता लग जाएगा। पर कहीं ना कहीं ये तो है कि अगर आप परफेक्ट ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं और लेकिन जांचों की जरूरत होती है, तो जांचें करवाना जांचें जरूरी है। उसके अगेंस्ट इलाज करना तो एक ये हो गया कि क्या कहते हैं, कोई कहावत है कि अंधकार में अंधेरे में तीर चलाने वाली बात हो जाएगी। तो ये तो हो गई बहुत सारी बीमारियों के बारे में हमारी बात है। तो अब मुझे ये बताइए कि होम्योपैथी के भी नुकसान या साइड इफेक्ट उतने ही हैं अगर आप एलोपैथी के ज्यादा हैं या होम्योपैथी के साइड इफेक्ट ज्यादा है, या दोनों के इक्वल हैं या दोनों के अलग अलग जगह पे अलग अलग है? मैं तो एक चीज बता रहा हूँ कि जैसे मान लो कई बार मेरे पास इस तरह के मरीज आते हैं जो यूट्यूब में इलाज ढूंढते हैं अपनी बीमारियों का, और कई लोग बिना इधर उधर से कई फेसबुक, यूट्यूब, अपने व्हाट्सअप इस तरह से ट्रीटमेंट, फिर वो मेडिसिन का पूछने आते हैं और इस तरह से उसका क्या हो सकता है, उससे ये ठीक हो जाएगा क्या। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी ऐसा हुआ है कि कोई जैसे नॉर्मल बुखार वाला, खांसी वाला पेशेंट आया तो आप उसको मैक्सिमम कितने दिन की मेडिसिन? देखो, नॉर्मल बीमारी में जैसे मान लो कि मुझे एकदम 4-5 दिन तो मिनिमम लगने ही लगने हैं। हाँ, मतलब जैसे थर्ड डे अगर पेशेंट आपके पास में वापस आता है, कोई भी मरीज, कि उसकी जो खांसी घटने के बजाय अगर बढ़ जाती है या फीवर जो है वो घटने के बजाय, और जैसे पहले दिन में अगर 3 बार आ रहा है और वो पूरा दिन रहने लगता है, तो क्या आपने कभी ऐसा किया है कि उसे एलोपैथी की तरफ आपने उसको रेफर किया? नहीं, देखो जनरली है ना, इन छोटी छोटी बीमारियों में तो मुझे रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जहां पे होम्योपैथी 4, 5, 6 या 10 दिन के बाद में फेल हो जाती है और आप एलोपैथी की तरफ उसका झुकाव करते हैं? जैसे काफी ऐसी बीमारियां होती है जिसमें लिमिट, मैंने कहा ना, हर पैथी की एक लिमिट होती है। जैसे अपेंडिक्स हुआ, हर्निया हुआ, कुछ ऐसी कंडीशन में पहुंच जाता है। तो एक यही अपेंडिक्स पे मैं आपको रोकूंगी। जैसे अपेंडिक्स का पेन, यानी कि पेट दर्द का कोई पेन आप लेके आपके पास में कोई पेशेंट आया, आपको कैसे पता लगता है कि ये एक जनरल पेन है या फिर ये एक सीवियर कोई अपेंडिक्स भी हो सकता है? देखो, हमें मतलब ना MBBS की तरह ही हमारे भी सेम उसी तरह के सिलेबस और उसी तरह की पढ़ाई होती है। सारी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब तरह से पढ़ाई जाती है। देखो, एनाटॉमिकली हमारी बॉडी में अपने एब्डोमेन को 6 रीजन में बांटा गया है। इस तरह से 6 रीजन, मतलब 9 रीजन में बांटा गया है, 3 ऊपर, 3 बीच में और 3। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हर ऑर्गन की एक अपनी अपनी पोजीशन होती है, और तो फिर पोजीशन होती है, तो पोजीशन के अकॉर्डिंग जैसा मरीज बताता है किस तरह का पेन है, अपन पेन फिर आपके कहने का मतलब है कि जिस तरह एलोपैथी में डॉक्टर क्लिनिकल जो चेकअप करता है, हाँ, उसी से आपको भी पता लग जाता है कि ये अपेंडिक्स ही है। हाँ, और वैसे ही हम लोगों को देखो हिस्ट्री लेनी पड़ती है और पूछना पड़ता है, तो हमें भी इस चीज का पता लगाना पड़ता है, और फिर सोनोग्राफी और रिपोर्ट्स वगैरह देख के फिर हम उसके फाइनल। वही मैं कह रही हूँ कि हाँ, जब आपके पास में इस तरह का आपको अगर मान लीजिए क्लिनिकल चेकअप से आपको पता लग गया कि ये अपेंडिक्स के चांसेस लग रहे हैं, तो क्या आप भी इसे एलोपैथी की तरह इसकी टेस्टिंग के लिए इस पेशेंट को भेजते हैं? देखो, एलोपैथी की तरह मतलब जैसे हर चीजों में ना, देखो बना टेस्ट की जरूरत पड़ती है, तो टेस्ट से ये पता लगाते हैं परफेक्ट क्या भी ना। जैसे मान लो सोनोग्राफी से काफी चीजें पता लग जाती है। अगर स्टोन वाला पेन है तो स्टोन की अलग मेडिसिन होगी, अपेंडिक्स का पेन है और वो टॉलरेट कर पा रहा है, इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, तो हम उसके लिए मेडिसिन देंगे। और रेफर करने के लायक है पेशेंट, टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, मरीज को रिस्क में नहीं डालना चाहिए अभी भी। यहाँ पर मतलब ये मैं बताना चाहूंगी सबको कि चाहे होम्योपैथी हो या एलोपैथी हो, अगर टेस्टिंग तो हमारे ये जो प्रोसेस है वो दोनों में सेम है, लैब टेस्ट है, क्योंकि कोई भी इलाज बिना टेस्टिंग के हो ही नहीं सकता। क्योंकि आजकल तभी कंक्लूजन में पहुंच पाएंगे कि भाई कभी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आजकल जो जनधारणा है, एक आम जनधारणा है, तो जैसा कि अपन ने डिस्कस किया कि टेस्टिंग कितना जरूरी है किसी भी डिजीज तक जाने के लिए,
तो जनधारणा ये बनी हुई है कि बेकार के टेस्ट लिखिए, फालतू के टेस्ट लिखिए। तो क्या ये लैब टेस्ट और ये क्या बेकार के होते हैं, या ये इनकी वाकई में किसी भी डिजीज को जानने के लिए वाकई जरूरत होती है? नहीं, तो कई बार बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि हमें इस निष्कर्ष में क्योंकि पहुंचना इस पड़ता पर है। ना जनता को जागरूक, यानी कि सब जने जितने भी मेरे दर्शक मुझे देख रहे हैं, सब्सक्राइबर, उनको जागना बहुत जरूरी है। देखो, सब डॉक्टर्स एक जैसे नहीं होते। काफी डॉक्टर्स काफी सीरियस उस बीमारी के तक पहुंचने के लिए सहारा करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब इस पैसे को बदनाम करने को होता है, उसी वजह से होता है, क्योंकि ना वो साथ में ना अपना बजट, मतलब पैसे मरीज का वो बजट बढ़ाने के लिए वो एक दो टेस्ट एक्स्ट्रा डाल देते हैं, कहीं जरूरत नहीं होती। जैसे कई बार अपने को जरूरत इतनी ही है, जैसे 2 या 3 टेस्ट से काम चल सकता है, उससे अपन अपन उसके निष्कर्ष में पहुंच सकते हैं कि कौन सी बीमारी है, उससे अपना पता लग पर जाएगा। कहीं ना कहीं ये तो है कि अगर आप परफेक्ट ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं और अगर लेकिन कोई जांचों की patient जरूरत severe होती है है। तो जांचें करवाना जांचें जरूरी जरूरी है। है। उसके अगेंस्ट इलाज करना तो एक ये हो गया कि क्या कहते हैं, कोई कहावत है कि अंधकार में कुछ अंधेरे में तीर तीर चलाना। चलाने वाली बात हो जाएगी। तो ये तो हो गई बहुत सारी बीमारियों के बारे में हमारी बात है। तो अब मुझे ये बताइए कि होम्योपैथी के भी नुकसान या साइड इफेक्ट उतने ही हैं, अगर आप एलोपैथी के ज्यादा हैं या होम्योपैथी के साइड इफेक्ट ज्यादा है, या दोनों के इक्वल हैं, या दोनों के अलग अलग जगह पे अलग अलग है? मैं तो एक चीज बता रहा हूँ कि जैसे मान लो कई बार मेरे पास इस तरह के मरीज आते हैं जो यूट्यूब में इलाज ढूंढते हैं अपनी बीमारियों का, और कई लोग बिना इधर उधर से, कई फेसबुक, यूट्यूब, अपने व्हाट्सअप, इस तरह से ट्रीटमेंट, फिर वो मेडिसिन का पूछने आते हैं, और इस तरह से उसका क्या हो सकता है, उससे ये ठीक हो जाएगा क्या। ये तो हो गई बहुत सारी बीमारियों के बारे में हमारी बात है। तो अब मुझे ये बताइए कि होम्योपैथी के भी नुकसान या साइड इफेक्ट उतने ही हैं, अगर आप एलोपैथी के ज्यादा हैं या होम्योपैथी के साइड इफेक्ट ज्यादा है, या दोनों के इक्वल हैं, या दोनों के अलग अलग जगह पे अलग अलग है? मैं तो एक चीज बता रहा हूँ कि जैसे मान लो कई बार मेरे पास इस तरह के मरीज आते हैं जो यूट्यूब में इलाज ढूंढते हैं अपनी बीमारियों का, और कई लोग बिना इधर उधर से, कई फेसबुक, यूट्यूब, अपने व्हाट्सअप, इस तरह से ट्रीटमेंट, फिर वो मेडिसिन का पूछने आते हैं, और इस तरह से उसका क्या हो सकता है, उससे ये ठीक हो जाएगा क्या। देखो, अगर मान लो यूट्यूब और फेसबुक से अगर मान लो बीमारियों का इलाज होता तो सारे क्लिनिक और हॉस्पिटल बंद हो गए होंगे, है ना। तो अपन देखो, ये मैं कह रहा हूँ काफ़ी नज़दीक तक पहुँच सकते हो, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। मैं पूरा भी नहीं नकार रहा हूँ इस चीज़ को कि, लेकिन ये है कि आप काफ़ी हद तक थोड़ा नज़दीक पहुँच सकते हो, लेकिन आप कह रहे हो कि अगर मान लो डॉक्टर के नॉलेज से आप कंपेयर कर रहे हो तो फिर वो आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। और साइड इफेक्ट की बात करो अगर, तो होम्योपैथी में ये है कि अगर मान लो आपकी मेडिसिन काम नहीं कर रही है तो वो नुकसान भी नहीं करेगी। हाँ, बट ये है कि टाइम को लेके है कि कहीं बीमारी बिगड़ने जाए, इसलिए अपन थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए कि भाई उस बीमारी को ठीक भी नहीं हो रही है तो बीमारी बिगड़नी भी नहीं चाहिए। इस चीज़ को लेके दोनों को अवेयर रहना पड़ेगा, पेशेंट और डॉक्टर को। तो देखा आपने, ये है होम्योपैथी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा। तो यहीं पे करते हैं इस ब्लॉग को एंड। तो होम्योपैथी कितना फायदेमंद है और कितना नुकसान है, एलोपैथी बेटर है या होम्योपैथी बेटर है, सारी जानकारी आपको मिली है मेरे इस ब्लॉग में। तो बस ऐसे ही साथ में जुड़े रहिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर ये ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक देना ना भूलिएगा। मैं फिर से मिलती हूँ कुछ भी कभी भी कहीं भी, और तब तक के लिए मस्त रहिए सब।